गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम 25 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो रोज आपको वहां पर मिल जाती है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक के और वहां से कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं 25 जून के करंट अफेयर को। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे देता हूं छोटा सा आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल 2024 की एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। 17,000 प्लस वैकेंसीज आपके लिए आई है। आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ तक रहेंगे। और इसके अलावा एग्जाम जो फर्स्ट फेज है वो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन का। तो आप उसे एक बार देख लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई भी आपका डाउट है तो वहां पर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं 25 जून के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन से अभियान का आयोजन किया। सेकेंड, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता। और थर्ड क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में थॉमस कप पूछा जाता है। तो किस खेल की प्रतियोगिता है, कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चनों का। और मिड वीडियो में और क्वेश्चन ऐड ऑन होंगे तो उनको भी ध्यान से सुनिए और सभी को एक साथ आंसर कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। 24 जून को 8वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाई। तो देखिए, वहां पर हमने प्रोटेम स्पीकर से क्वेश्चन देखा था। आपको पता है नई लोकसभा की पहली बैठक में भारत के प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति ने किसे नियुक्त किया है। तो यह है भर्तृहरि महताब। तो आपको प्रोटेम स्पीकर का काम पता चल जाना चाहिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक में सभी सांसदों को शपथ दिलवाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन करते हैं। तो भर्तृहरि महताब ने नए सांसदों को शपथ दिलवाई है क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर है पहली बैठक में। क्लियर, ठीक है। तो कहां से हैं ये, तो ओडिशा से बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं भर्तृहरि महताब, प्रोटेम स्पीकर है। ओके, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। 24 जून को 8वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, 3 जुलाई तक चलेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया था क्योंकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो भी सबसे सीनियर होगा लोकसभा में उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था भर्तृहरि महताब को। अब सभी जितने भी नए सांसद हैं उनको शपथ दिलवाई है भर्तृहरि महताब ने, ठीक है ना। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। आर्टिकल 95 के सब क्लॉज 1 में यह प्रावधान है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। डन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल गया। लेकिन एक फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाता कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे भारत के, तो देखिए पहली बार जब भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। अब कमेंट में आंसर कीजिएगा कि भारत में लोकसभा का पहला इलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था। कर दोगे आंसर? तब तक हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आज के लिए आपके लिए ऑफर ऑफ द डे। लास्ट सेशन में इंडियन इकोनॉमी की ई बुक केवल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए थी, लेकिन आज दोनों, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, सभी के लिए इंडियन इकोनॉमी की ई बुक अवेलेबल है। 15 प्लस टॉपिक वाइज आपको टॉपिक अवेलेबल है इस ई बुक में इकोनॉमी के। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, ओनली 49 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अवेल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। आगे आ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को
ऑफिशियली विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। तो भारत का ऐसा शहर जिसे ऑफिशियली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने, यह है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किसे घोषित किया? श्रीनगर को। क्राफ्ट के लिए जाना जाता है भारत का श्रीनगर, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए काफी फेमस है। तो श्रीनगर के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में जितने भी स्किल्ड क्राफ्ट वर्कमैनशिप है, ठीक है, जितने भी वर्कर है उनके द्वारा जो भी योगदान है उसे याद रखने के लिए, और स्पेशली हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में जो योगदान है श्रीनगर का, उसके कारण जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। इस मान्यता से श्रीनगर में जो हैंडलूम उद्योग है, जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, उसको बूस्ट मिलेगा, डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। नए नए इनिशिएट इस सेक्टर में अब गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाएंगे और वहां के कारीगरों के द्वारा भी लिए जाएंगे। यहां पर एक और फैक्ट, श्रीनगर को ही 2021 में शिल्प के लिए ही यूनेस्को ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था, और अब श्रीनगर को मिला है क्या? विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा श्रीनगर को। ठीक है, देखिए श्रीनगर में काफी सारे हैंडीक्राफ्ट फेमस है, काफी सारे हैंडलूम फेमस है। ठीक है ना, जैसे देखिए पेपर माशी शिल्प कला काफी फेमस है, पेपर के माध्यम से इस शिल्प कला का निर्माण किया जाता है। नमदा शिल्प कला, कपड़ों पर शिल्पकारी की जाती है। पश्मीना शॉल पूरे इंडिया में फेमस है। अखरोट की लकड़ी की नक्काशी काफी फेमस है। तो अलग अलग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, शिल्पकला देखने को मिलती है। अब देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की बात करें कि यह दर्जा कब से शुरू हुआ था, तो यह दर्जे की शुरुआत हुई थी 2014 में, और यह देता है विश्व शिल्प परिषद। हस्तशिल्प कला को पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देने के लिए 1964 में कुवैत में विश्व शिल्प काउंसिल की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है किसी भी सिटी को, जो कि 2024 में श्रीनगर को दिया गया। उद्देश्य क्या है? तो भाई शिल्प कला के माध्यम से संस्कृति, इकोनॉमी और इसके अलावा समाज को बढ़ावा देना। ठीक है, कारीगरों और समुदायों की जो उपलब्धि है इन सेक्टरों में उनको पहचानना वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को यह दर्जा दिया गया है। आगे बढ़िए। एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया? तो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको पता है अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आपने नाम सुना होगा, जेईई, नीट, इनके एग्जाम को कंडक्ट कराती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी है जो कि हाई लेवल के एग्जाम का संचालन कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी, नेट, है ना, ऐसी एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम करती है। हाल ही में हमने देखा है कि इसकी कुछ एग्जाम में कुछ धांधली देखने को मिली है, कुछ विवाद देखने को मिले हैं, जिसके कारण भैया एनटीए जो परीक्षा आयोजित कराता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 सदस्य की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है के राधाकृष्णन को। के राधाकृष्णन, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले अभी सामने आए थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, और इसकी अध्यक्षता सौंपी है के राधाकृष्णन को, जो कि पूर्व चेयरमैन है इसरो के, काफी फेमस व्यक्ति रहे। ठीक है, कमेटी क्या करेगी? तो 2 महीने में ये अपनी जो रिपोर्ट है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को सौंपेगी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को कैसे सुधारा जाए, इन सब पर यह अपनी रिपोर्ट 2 महीने में देने वाली है भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री को।
7 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता सौंपी गई डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन। ठीक है, सदस्य के नाम पूछे नहीं जाते तो सदस्य के नाम छोड़ सकते हो, लेकिन अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा कि अध्यक्षता किसको सौंपी है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए? तो बीएल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मनोज जैन। आंसर डी। ओके, मनोज जैन, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। इनके पहले इस पद पर एमवी गौतम थे। इनके कार्यकाल से हटने के बाद, खत्म होने के बाद मनोज जैन को नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त, नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है। किसका? बीईएल का। ओके, 1 अगस्त 2023 को ये बीएल के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के निदेशक बने थे और अब बीएल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बीएल की बात करें, कैजुअली की कंपनी क्या है? तो नाम से समझ में आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी। ठीक है, 1954 में इसका गठन किया गया था और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। वर्तमान में मनोज जैन बीएल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए। निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, है ना, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, सीएम बने। अब आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए टीडीपी के ही अयन्ना पात्रुडू। आंसर हो जाएगा आंसर ए। तो अयन्ना पात्रुडू वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष बने हैं किसके? आंध्र प्रदेश के। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी ने ही आंध्र प्रदेश की विधानसभा में जीत हासिल की है बहुमत से, तो अध्यक्ष भी बने हैं तेलुगु देशम पार्टी के अयन्ना पात्रुडू। ठीक है ना। वैसे देखिए, सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि इनके अपोजिट में किसी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन ही नहीं भरा, तो इसलिए सर्वसम्मति से अयन्ना पात्रुडू विधानसभा अध्यक्ष बने हैं किसके? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में अभी 2024 में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। तेलुगु देशम पार्टी ने सबसे ज्यादा 135 सीटें अपने नाम की है। 175 में से 135 सीटें अकेले तेलुगु देशम पार्टी ने जीती और चंद्रबाबू नायडू बने इसके सीएम। और अब विधानसभा अध्यक्ष आंध्र प्रदेश में कौन बने? अयन्ना पात्रुडू। वैसे कुछ और राज्यों में भी चुनाव हुए थे, हमने सीएम भी डिस्कस किए थे, लेकिन यहां पर हम विधानसभा जो अध्यक्ष बने उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुरमा पाड़ी, सिक्किम में मिंगमा नोरबू शेरपा और अरुणाचल प्रदेश में तेसम पोंगटे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है तो थोड़ा नाम आपको यहां पर दो पे अलग अजीब थोड़ा सा देखने को मिलेगा, पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर, मतलब लिटरेचर सिटी, इसको ऐसा बोल सकते हैं, साहित्यिक शहर या लिटरेचर सिटी के रूप में नामांकित किया गया या घोषित किया गया? तो हाल ही में यूनेस्को ने भारत के साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी है कोझिकोड को। आंसर बी। जानते कहां आता है? केरल। केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने भारत की पहली साहित्यिक सिटी घोषित किया है। ठीक है ना। वैसे अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्यिक श्रेणी में रखा गया था और अब इसे साहित्यिक सिटी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि केरल के कोझिकोड में 500 से अधिक लाइब्रेरी और मलयालम साहित्य का एक सेंटर माना जाता है कोझिकोड को केरल में। इसलिए यूनेस्को ने साहित्यिक सिटी के रूप में मान्यता दी है। पहला भारत का ऐसा शहर जिसको साहित्यिक सिटी घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, कौन सी है? कोझिकोड। कहां पर? केरल। ओके, आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाइए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की? तो भारत ने ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है बांग्लादेश के साथ। आंसर डी।
आपको पता है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अभी भारत यात्रा पर है। भारत के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के मध्य में काफी समझौते हुए, इसमें से एक है ई मेडिकल वीजा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में इस सेवा की शुरुआत की गई है। यह है शेख हसीना और यह है भारत के पीएम। ठीक है ना। ई मेडिकल वीजा सेवा के तहत किया क्या जाएगा, तो इसके तहत भारत में इलाज के लिए आने वाले जो बांग्लादेशी नागरिक है उनको ई मेडिकल वीजा की सुविधा दी जाएगी। अगर किसी बांग्लादेशी के पास ये मेडिकल वीजा है तो उसको भारत में इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, काफी सारी सहूलियत दी जाएगी और डायरेक्टली इंडिया में एंटर होने की उसके पास, मतलब बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी उस पर शक के उसको भारत में एंटर होने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि उसके पास ई मेडिकल वीजा है। तो इस सुविधा की शुरुआत की गई है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। और इसके अलावा ग्रीन पार्टनरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है ताकि दोनों देशों के मध्य में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। और उसके अलावा नई एम्बेसी बांग्लादेश ने बोला है कि वो अपने यहां पर रंगपुर में नई इंडियन एम्बेसी खोलने की परमिशन देगी। तो भारत के लोगों के लिए एक नई एम्बेसी खुलेगी बांग्लादेश के रंगपुर में। और इसके अलावा भी छोटे मोटे तो फिर काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों में समझौते हुए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ई मेडिकल वीजा सर्विस से है, तो ये किसके मध्य शुरू की गई, भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ठीक है, आगे आते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। ओके, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम है क्या, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लो कि हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह, ठीक है, उन्होंने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम के लॉन्च की मंजूरी दी है या लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है, वैसे इन्होंने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या, देखिए, जो इंडियंस हैं और इसके अलावा जो, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, एक तो जो इंडियन है और एक जो ओसीआई है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये लोग इंडियन या ओसीआई के लोग जब भारत में आएंगे तो इनको इमिग्रेशन से जो गुजरने में वक्त लगता है, बहुत सारी चेकिंग्स होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो उसमें जो समय लगता है भाई 2 घंटे 4 घंटे, उसमें सहूलियत होगी। होगा क्या, एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर अप्लाई कर सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। अब इनका आवेदन अगर स्वीकार हो जाता है, जो कि काफी सारे पहले से इनकी सारी चीजों को देखा जाएगा कि भैया संदिग्ध तो नहीं है, किसी प्रकार का क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अगर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनका पंजीयन हो जाता है, तो उसके बाद जब भी ये इंडिया में आएंगे देख लिया जाएगा पंजीकृत है, बस डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी, माइग्रेशन में इनका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो ये सहूलियत होगी इंडियन पासपोर्ट धारक को और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम कहां शुरू किया गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है ना, जो पंजीकरण किया जाएगा उसकी अधिकतम जो बोल सकते हैं लिमिटेशन होगी, जो ऑथेंटिफाइड होगा, वो या तो 5 वर्ष होगा या पासपोर्ट की वैधता तक, जो भी पहले हो तब तक उसका पंजीकरण मान्य होगा और उसके बाद वापस करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित देश है। तो पश्चिमी एशिया का देश है आर्मेनिया, जो कि काकेशस क्षेत्र में, काकेशस रीजन में स्थित है, जो कि पश्चिम एशिया और यूरोप रीजन में आता है। काकेशस क्षेत्र यहां पर स्थित है पश्चिम एशिया का देश आर्मेनिया। अभी सुर्खियों में क्यों है, तो इसने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। फिलिस्तीन गाजा युद्ध के बाद, है ना, गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला देश है आर्मेनिया।
वैसे कुछ समय पहले ही स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जो कि यूरोप के देश है, इन्होंने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। और अब आर्मेनिया ने भी, आर्मेनिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ऑफिशियली घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे रहा है। और फिलिस्तीन को अभी तक देखिए 145 से ज्यादा देशों ने एक ऑफिशियल कंट्री के रूप में मान्यता दे रखी है। इसमें एक और नाम जुड़ा है आर्मेनिया का, पश्चिमी एशिया का देश है, ठीक है ना, काकेशियस क्षेत्र में पड़ता है, यूरोप और पश्चिम एशिया में फैला हुआ है काकेशियस क्षेत्र, ठीक है ना। इसकी कैपिटल येरेवन है आर्मेनिया की। मैप पर देखेंगे तो ये पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, ठीक है। और क्लोज जाएंगे तो आपको इसके पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और अजरबैजान, ये पड़ोसी देश है आर्मेनिया के। येरेवन इसकी कैपिटल है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी हमने पहले ही बात की थी, इसका अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी हम पढ़ के आए कमेटी के लिए, है ना। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार खरोला। आंसर है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं प्रदीप कुमार खरोला की। तो प्रदीप कुमार खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनके पहले इस पद पर सुबोध कुमार सिंह थे, लेकिन अभी एग्जाम्स में गड़बड़ी के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, सुबोध कुमार सिंह ने, और अब अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार सौंपा गया प्रदीप कुमार खरोला को। ओके, प्रदीप कुमार खरोला की बात करें, 1985 के कर्नाटक कैडर के एक आईएएस अधिकारी है, जो कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभालेंगे। इस संस्था के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या करती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में एक एक्ट है अंडर इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके अंडर में 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। डन। तो यहां पर 25 जून के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को समझा और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब आइए लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह मंदिर देखने को मिलेगा नीलांचल पर्वत पर। आंसर डी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया, पार्लियामेंट ने इसे कब पारित किया था, तो पार्लियामेंट ने पारित किया था इसे फरवरी 2024। थावरचंद्र गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का इनॉग्रेशन कहां किया, तो यह किया है कर्नाटक के मैसूर में। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की, तो यह खोजी गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में। मणिपुर में कितनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो मणिपुर में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6। आगे आइए, 8वें MIFF 2024 में गोल्डन कॉन्क अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो द गोल्डन थ्रेड ने। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया था 4 जनवरी 2023। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो तीनों ही आर्चरी मतलब तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन, तो ये कौन थे, वल्लभाचार्य। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, तो यह अफ्रीका का देश है नामीबिया, जिसने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। डन। तो ये हो गए लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवाइज कर लिया हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखें, अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ये के वैशाली को दिया गया। स्मृतिवन भूकंप स्मारक म्यूजियम भारत के गुजरात के भुज में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा एक बार फिर से नियुक्त किए गए, ठीक है। तो के वैशाली गुजरात और सिरिल रामफोसा बिल्कुल सही आंसर आया है। सिमरन सोनी का, रिया गुप्ता का और अधिकतर स्टूडेंट का सही क्वेश्चन आया। कुछ स्टूडेंट ने
हिंदी साहित्य का आंसर कर दिया था, ठीक है ना, जो पांडे जी को दिया गया, गौरव पांडे को। पर ठीक है, यहां पर इंग्लिश साहित्य पूछा था मैंने, तो इसका आंसर है के वैशाली, है ना, के वैशाली। ठीक है, तो आई होप आज के करंट अफेयर में आपको ज्यादा डाउट नहीं आए होंगे, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा और एक ही बार में याद हो गया होगा। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे। अगेन आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, आपकी एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसका फॉर्म फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख लीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल है डेडिकेटेड, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोर्स ऑफ द डे की लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ई बुक को अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।